नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 मार्च सन 2025। सप्तमी तिथि आज सुबह 10:51 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कड़कड़ाती ठंड के लिए हरियाणावासी रहे तैयार। अगले 4 दिन तक चलेगी हाड़ कपा देने वाली ठंडी हवाएं, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, रबी फसलों पर मुख्यमंत्री ने लिया ये बड़ा फैसला। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा हरियाणा का बजट, मिल सकती है ये सौगातें। हरियाणा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। फटाफट पोर्टल पर अपलोड करें नुकसान की जानकारी, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में 571 नए डॉक्टरों की भर्ती पूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दिन देंगे नियुक्ति पत्र। हरियाणा में बढ़ेगी सख्ती, नकली बीज बनाने व बेचने पर अब 2 साल की कैद और 3 लाख रुपए तक का होगा जुर्माना। हरियाणा के सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट, इन आधुनिक सुविधाओं से होने जा रहे हैं लैस। हरियाणा में मजदूरों को मिलेगा सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा। सरकार ने बुलाई एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग। हरियाणा SSC या स्कूल शिक्षा बोर्ड करवाएगा CET का आयोजन। मुख्यमंत्री ने आयोग को तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। हरियाणा में गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं पाने के लिए 6000 जोड़ों ने लिया फर्जी तलाक। PPP में छेड़छाड़, जानिए पूरी अपडेट। और न्यूजीलैंड तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। साउथ अफ्रीका को 50 रनों से हराया। दुबई में 9 मार्च को भारत से होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से सर्दी महसूस होनी शुरू हो चुकी है। बरसात के बाद अब ठंडी हवाओं ने माहौल बिगाड़ने का काम किया है। बीती रात से ही तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं, जिससे कि सर्दी का एहसास होना शुरू हो चुका है। रात के तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 4 दिनों तक राज्य में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस दौरान दिन के समय धूप खिलने के बावजूद ठंड का एहसास होगा। इसके अलावा रात के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 9 मार्च तक राज्य में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान बीच बीच में मध्यम से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बीते 28 फरवरी को प्रदेश के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि और बरसात से अचानक ठंड बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी 9 और 12 मार्च को एक के बाद एक 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी बनी हुई है। लेकिन होली के बाद गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। आने वाले 4 दिनों में राज्य में फिर से रात का तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच जाएगा। वायु रक्षा आर्मी प्राइमरी स्कूल अंबाला द्वारा MTS व बाल वाटिका टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह भारतीय डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 मार्च है। MTS के पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए, तो वहीं बाल वाटिका टीचर के लिए आवेदक NTT के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए। जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक और बड़ा और अहम फैसला लेकर किसानों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने रबी फसलों पर प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार होने पर सरकारी रेट पर फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार का यह फैसला रबी सीजन की 5 फसलों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जौ की फसल उत्पादन सीमा में 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। चना फसल का औसत उत्पादन सीमा 5 क्विंटल से बढ़ाकर 6 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। इसके अलावा सूरजमुखी का उत्पादन सीमा 8 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल प्रति एकड़ और गर्मी में पैदा होने वाली मूंग की फसल का औसत उत्पादन सीमा बढ़ाते हुए 3 क्विंटल से 4 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। मसूर का औसत उत्पादन जो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था, उसको भी प्रति एकड़ 4 क्विंटल तय किया गया है। प्रदेश सरकार का यह फैसला रबी विपणन सीजन 2025-26 में प्रभावी रहेगा। CM नायब सिंह सैनी ने बताया कि बजट के लिए प्रदेश के किसानों से सुझाव मांगे गए थे। तब कई किसानों ने सरकार के सामने यह मांग रखी थी, जिसके बाद उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज रखा जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा पिछले साल सरकारी अस्पतालों में 777 डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसमें 6000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस प्रक्रिया के तहत 777 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 571 अभ्यर्थी ही पहुंचे, जिससे 206 पद खाली रह गए थे। सरकार द्वारा 571 डॉक्टरों को पहले नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। 8 मार्च को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। बाकी बचे 206 पदों को वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से अप्रैल तक भरा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 1000 से अधिक पद खाली हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कई स्पेशलिस्ट पद भी शामिल है। इससे पहले भी सरकार द्वारा 1200 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 900 डॉक्टरों ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। आगामी 8 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में 500 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। हर जिले से एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और एक मेडिकल ऑफिसर को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब स्मार्ट स्कूलों में पढ़ेंगे। पहले चरण में 1500 स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। ये स्कूल स्मार्ट स्कूल के रूप में अपग्रेड होंगे। यह स्कूल आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होंगे। स्कूलों के अतिरिक्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा विभाग के बजट में बढ़ोतरी की भी संभावना है। शिक्षा विभाग के लिए जरूरी बजट निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक अहम बैठक की। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डांडा के अतिरिक्त विभाग से जुड़े हुए कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा विभाग के बजट में बढ़ोतरी की जानी कंपलसरी है। यही वजह है कि यह बैठक बुलाई गई, ताकि आवश्यकता के अनुसार फंड उपलब्ध करवाए जा सके। हरियाणा इसी वर्ष से अपने यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। हरियाणा में मजदूरों और कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। भारतीय मजदूर संघ के बाद अब राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने सरकार पर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का दबाव बना दिया है। संघ ने बढ़ती महंगाई को आधार बनाकर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग सरकार से की है। कर्मचारी व मजदूर संगठनों की मांग को देखते हुए सूबे की नायब सैनी सरकार ने न्यूनतम वेतन वृद्धि बोर्ड की एक बैठक बुलाई है। बता दें कि राज्य में साल में 2 बार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का प्राविधान है। हरियाणा में कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में घटोतरी अथवा बढ़ोतरी के आधार पर न्यूनतम वेतन की दरें तय होती हैं। हरियाणा में इस समय कर्मचारियों और मजदूरों को न्यूनतम वेतन के रूप में 11,001 रुपए प्रति महीना मिल रहा है, जबकि कुशल कर्मचारियों को 12,736 रुपए और 13,372 रुपए प्रति महीना वेतन मिलता है। वहीं उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों की बात करें तो 14,041 रुपए, अर्ध कुशल कर्मचारियों को 11,551 रुपए तथा 12,129 रुपए मासिक वेतन देने का प्राविधान है। हर 6 महीने बाद न्यूनतम वेतन संशोधित होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 13 मार्च को बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे। प्रदेश में कल यानी 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। बजट की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बजट के लिए सुझाव मांगे गए, जिन्हें बजट में भी शामिल किया जा सकता है। इस बार यह अनुमान है कि प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं समेत पूरे प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इस बार बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में पहले ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को रुपए भेजे जाते हैं। इसी कड़ी में तकनीकी क्षेत्र में विकास के लिए भी किसानों के हित में कई योजनाओं पर मोहर लगाई जा सकती है। वहीं छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वह महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बार बयान दे चुके हैं कि आगामी बजट सत्र में इस वायदे को पूरा करने के लिए प्रावधान रखा जाएगा। इस बार बजट में मुख्यमंत्री सैनी द्वारा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कई बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान रखा जा सकता है। बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार अनुमान है कि इसमें बढ़ोतरी कर इसे 2 लाख करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। हरियाणा में पिछले सप्ताह हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से 10 जिलों के 615 गांवों में करीब 1 लाख एकड़ फसल खराब हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद जिला उपायुक्तों ने सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार ने प्रभावित सभी 10 जिलों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। प्रभावित किसान अब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान की पूरी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। बाकायदा मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर किसानों को इसकी जानकारी भी दी गई है। ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान की जानकारी दर्ज कराने के लिए
अम्बाला, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, यमुनानगर, रेवाड़ी, पलवल, नूंह और महेंद्रगढ़ जिलों में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। जिला उपायुक्तों की ओर से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक अम्बाला जिले के 166 गाँव में फसल खराब हुई है, जबकि भिवानी जिले के 20 गाँव ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात से प्रभावित हुए हैं। वहीं चरखी दादरी जिले के 9 गाँव और हिसार जिले के 7 गाँव में ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान पहुंचा है। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले के 160 गांव, रेवाड़ी के 81, यमुनानगर के 78, जींद के 66, पलवल के 19 और नूंह जिले के 9 गांवों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया हुआ है, वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी या फिर टोल फ्री नंबर 1444-7 पर संपर्क करके 72 घंटे के भीतर अपनी फसल खराबी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा के लाखों युवाओं को सीईटी परीक्षा का इंतजार है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की स्थायी भर्ती के लिए सीईटी कंपलसरी किया हुआ है। जब से सरकार ने इसे कंपलसरी किया है, तब से अब तक मात्र एक बार ये परीक्षा हुई है। इस साल सीईटी आयोजन कराने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA के साथ एक मीटिंग की थी। मीटिंग में हुई चर्चा से यह संकेत मिले हैं कि इस बार सीईटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या फिर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से कराया जा सकता है। संभावना कम है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA इस बार सीईटी का आयोजन कराए। हालांकि NTA से कराए जाने का ऑप्शन अभी खुला है, पर इसकी ज्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसकी मुख्य वजह है कि NTA जो पेपर कराता है, पिछले दिनों उनमें से कुछ के पेपर लीक हो गए थे। NTA का पूरा ध्यान अपनी कराई जाने वाली परीक्षाओं पर बना हुआ है। पिछली बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा SSC को कहा गया था कि वे पता लगाएं कि किस एजेंसी से सीईटी कराई जाए। NTA से भी पूछा जाए, वह स्कूल शिक्षा बोर्ड से कराने की संभावनाएं देखी जाए। मुख्यमंत्री ने आयोग से कहा कि कमीशन सीईटी की अनुमानित तारीख देखे जिन पर सीईटी कराया जा सकता है। उसके बाद वे दोबारा मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में डेट और एजेंसी फाइनल कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी भी तैयारी कर ले। अब देखना होगा कि आयोग और सरकार कब तक ये सारी तैयारी पूरी करते हैं और सीईटी परीक्षा का आयोजन कब तक किया जा सकता है। जो भी अपडेट होगी हमारे यानी CWB हिंदी न्यूज के माध्यम से आपको जरूर उपलब्ध करवा दी जाएगी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP में गड़बड़ी का एक और नया मामला सामने आया है। झज्जर जिले के बाद अब रोहतक में भी फैमिली आईडी में आय बदलने का गड़बड़ झाला सामने आया है। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में फर्जी तरीके से 711 परिवारों की आय में बदलाव किया गया है। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद क्रीड विभाग के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा गया है। ADC कार्यालय में फैमिली आईडी में परिवारों की आय में बदलाव किया जाता है। बताया जा रहा है कि फैमिली आईडी में आय बदलाव का जब यह खेल खेला गया, उस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। जिला प्रशासन के एक अधिकारी की माने तो OTP के लिए नामित अधिकारी की हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी लगाई गई थी। इसके चलते अधिकारी ने अपने कार्यकाल में DC RIM को जिले से संबंधित परिवार पहचान पत्र के कार्य के लिए आपातकालीन स्थिति व तत्काल मामलों के निपटारे के लिए OTP प्रदान किया था। इस दौरान 2 कर्मचारियों ने अधिकारी के क्रेडेंशियल लॉगिन OTP का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से 711 परिवारों के परिवार पहचान पत्र में आय कम कर दी। सूत्रों की माने तो OTP का गलत इस्तेमाल कर ज्यादातर दूसरे जिलों के लाभार्थियों की आय में ये बदलाव किया गया है, जबकि ऐसा करने का अधिकार नहीं होता है। इससे तय है कि बाहरी जिलों के लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए फैमिली आईडी में ये खेल खेला गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खाटू श्याम धाम पर चल रहे फाल्गुनी मेले को देखते हुए रेलवे ने कुरुक्षेत्र मदार स्पेशल ट्रेन संचालित करने का अहम फैसला लिया है। इस ट्रेन में कुल 18 डिब्बे होंगे, जिनमें से 2 कोच आरक्षित रहेंगे। रेलवे के इस फैसले से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर आसान हो सकेगा। कुरुक्षेत्र मदार स्पेशल ट्रेन बुधवार से संचालित हो चुकी है और 12 मार्च तक चलेगी। यह ट्रेन रात करीब 9:30 बजे कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से रवाना होकर वाया कैथल, नरवाना, जींद, रोहतक, झज्जर और रिंगस होते हुए अजमेर के मदार पहुंचेगी, जबकि मदार से यह ट्रेन अगले दिन चलेगी। कैथल जिले की बात करें तो यहां से खाटू श्याम जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यहां से राजस्थान के अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह व खाटू श्याम पर फाल्गुन माह में चलने वाले मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रेन नंबर 097, 27 व 28 कुरुक्षेत्र मदार स्पेशल ट्रेन के संचालन से इन लोगों को राहत पहुंचेगी। यह ट्रेन रात 10 बजे कैथल स्टेशन पर पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 8 बजे अजमेर पहुंचती है। यह ट्रेन वाया रिंगस होकर गुजरेगी। ऐसे में कैथल से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को इस समय इस ट्रेन के संचालन का बड़ा फायदा मिलेगा।
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं लेने के लिए हरियाणा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा लगातार होता रहा है। राज्य सरकार की ओर से लागू परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल में छेड़छाड़ कर बीपीएल श्रेणी के लिए तय वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम दिखाई जा रही है। फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ झज्जर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में चालान पेश किया है। इसके अनुसार करीब 6,000 जोड़ों ने तलाक के फर्जी कागजात लगाकर ट्रिपल में परिवार विभाजित करा लिया। इससे उनकी आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित सीमा से कम हो गई। चालान के मुताबिक ट्रिपल में नाम विभाजित कराने के लिए कई मामलों में पहले परिवार के सदस्य को तलाक के फर्जी कागजात लगाकर अलग किया गया, फिर दूसरे सदस्य को भी पहले किसी अन्य परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया। कई मामलों में तो एक परिवार पहचान पत्र के सदस्य को कई अलग अलग परिवार पहचान पत्रों में दिखाया गया है। जांच में पता चला है कि प्रदेश के 12,000 परिवार पहचान पत्रों में ये बदलाव किया गया है। ट्रिपल छेड़छाड़ केस में कई आरोपी जेल में हैं, अन्य लोग भी रडार पर हैं। इनमें सीएससी संचालक के अलावा ग्रेड पंचायत लेवल ऑपरेटर, लोकल कमेटी लेवल के ऑपरेटर भी शामिल हैं। वहीं परिवार पहचान पत्र के राज्य समन्वयक डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि इस खुलासे के बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम लागू कर दिया गया है। नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। अब ये अपराध गैर जमानती की श्रेणी में आएंगे। बीज हरियाणा राज्य संशोधन अधिनियम 2024 के तहत बीज निर्माता कंपनी दोषी पाई गई तो कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 2 साल तक कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कंपनी दोबारा दोषी पाई जाती है तो 3 साल तक सजा सुनाई जा सकेगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं डीलर या फिर कारोबारी दोषी पाया जाता है तो 1 साल तक सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल तक कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा सुनाई जा सकेगी। हरियाणा सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी बजट सत्र में इसे पेश किया जा सके। पिछले कुछ सालों से नकली और मिलावटी बीज का उत्पादन, भंडारण और बिक्री बढ़ी है। बीज निरीक्षकों ने अपनी कई जांचों में पाया है कि कई बीज उत्पादक, डीलर और विक्रेता मूल बीजों को खराब या फिर निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं। किसानों को ऐसे बीज बेचे जा रहे हैं जो कृषि उपज की उत्पादकता में सुधार के लिए कोई परिणाम नहीं देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन की लागत में वृद्धि और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान झेलना पड़ता है। आपको यहाँ पर बता दें कि बीज अधिनियम 1966 के वर्तमान प्रावधान काफी उदार हैं, जो इस अपराध को रोकने में पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं और यही वजह है कि अपराधी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके मिलावटी बीज बेचने में जुटे हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अपने ड्राफ्ट में जो प्रावधान किया है उनमें पहली बार दोषी पाए जाने पर बीज कंपनी निर्माता की सजा 1 साल से कम नहीं होगी और जुर्माना भी 1 लाख रुपए से नीचे नहीं लगाया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 6 मार्च यानी आज हरियाणा में विधायक दल के नेता का ऐलान कर सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। आज शाम हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कल से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता अजय सिंह यादव ने पार्टी से मांग की है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो किसी का पिछलग्गू न हो और पार्टी की लाइन पर चलता हो। उन्होंने साथ ही कांग्रेस का संगठन बनाने की भी मांग की। इसके लिए उन्होंने बीजेपी का भी उदाहरण दे दिया। बैठक में अजय सिंह यादव ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो पन्ना लेवल तक बना दिया है। हमारे यहाँ तो ना जिला और ना ही प्रदेश स्तर की कमेटी है और ना ही ब्लॉक लेवल की कमेटी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अवश्य बदला जाना चाहिए, इस पर सोचने की कोई बात नहीं है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद बोले, आने वाले समय में सब एकजुट होकर संगठन निर्माण करेंगे। जल्दी इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान लेगा। विपक्ष के नेता के तौर पर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान और अशोक अरोड़ा का नाम भी चर्चा में है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के भी सियासी भविष्य को लेकर कोई फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि बीके हरिप्रसाद को अहम जिम्मेदारी इन्हीं वजहों से दी गई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 254 अंकों की तेजी रही और ये 22,337 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में ज्यादा तेजी दिखाई दी। निफ्टी का मेटल इंडेक्स 4.04% चढ़कर बंद हुआ। सरकारी बैंक के इंडेक्स में 3%, मीडिया में 3.14%, ऑटो में 2.60% और IT में 2.13% की तेजी दिखाई दी। रियल्टी इंडेक्स 2.32% चढ़कर बंद हुआ। हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स तकरीबन 1.5% चढ़े। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई में 0.23% और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 2.84% की तेजी दिखाई दी। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.53% की तेजी रही। वहीं दूसरी तरफ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 132 रुपए गिरकर 86,300 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 700 रुपए चढ़कर 95,993 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,800 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत
82,130 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।